जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, आज भारत ने वैश्विक व्यापार इतिहास में एक बड़ा अध्याय जोड़ दिया है। यूरोपीय संघ के साथ जिस एफटीए पर लगभग 2 दशक से बातचीत चल रही थी, वह आज आखिरकार साइन हो गया है। इसे सिर्फ एक एफटीए कहना इस समझौते की गंभीरता को कम आंकना होगा, क्योंकि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक और सबसे रणनीतिक व्यापार समझौता माना जा रहा है। खुद यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेयन और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा है। आज की मौजूदा वैश्विक स्थिति में देखें तो अमेरिका का टैरिफ रवैया इसे और भी अहम बना देता है। आज के इस वीडियो में हम इस एग्रीमेंट के इतिहास, इसके इंपॉर्टेंस और इसके बारीकियों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। भारत और यूरोपीय संघ के संबंध कोई नए नहीं है। 1962 से दोनों के बीच राजनयिक रिश्ते हैं, लेकिन 2007 में पहली बार व्यापक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत शुरू हुई। उस समय भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था था और यूरोपीय यूनियन भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा था। कई वर्षों तक बातचीत चली, लेकिन 2013 आते आते यह वार्ता ठप हो गई, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। लगभग 1 दशक के अंतराल के बाद 2022 में दोबारा बातचीत शुरू हुई, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक हालात बदल चुके हैं और भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। आज साइन हुए इस समझौते का असर केवल आयात निर्यात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार, किसानों, एमएसएमई और यहां तक कि भारत की वैश्विक राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। जब हम भारत यूरोपीय यूनियन एफटीए की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है, जिसमें 27 देश शामिल है और जिसकी संयुक्त जीडीपी कई महाशक्तियों से अधिक है। यूरोपीय यूनियन का कुल जीडीपी 2026 के अंत तक लगभग 19.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो चाइना के कुल जीडीपी के आसपास है। ऐसे में भारत के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार समझौता करना केवल निर्यात बढ़ाने का अवसर नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी अस्थायी जगह बनाने की कोशिश है। यूरोपीय यूनियन दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है और अब भारतीय उत्पादों के लिए उसके दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खुलने जा रहे हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिका अब पहले जैसा भरोसेमंद और खुला बाजार नहीं रहा। इसी मौजूदा माहौल में भारत यूरोपीय यूनियन एफटीए एक वैकल्पिक नहीं बल्कि जरूरी रणनीति बन जाता है। अमेरिका जहां अनिश्चित टैरिफ नीति और अचानक फैसलों से वैश्विक व्यापार को अस्थिर कर रहा है, वहीं यूरोपीय संघ के साथ यह समझौता भारत को अपेक्षाकृत स्थिर, नियम आधारित और दीर्घकालिक बाजार उपलब्ध कराता है। साफ शब्दों में कहें तो आज के हालात में यह एफटीए सिर्फ व्यापारिक डील नहीं, बल्कि अमेरिका की बदलती टैरिफ नीति के बीच भारत की आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह देखा जा रहा है। भारत के लिए यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024-25 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 136.5 बिलियन डॉलर का रहा, जो इंडियन रुपए में लगभग 11.5 लाख करोड़ के बराबर है। आज साइन हुए इस एफटीए के तहत यूरोपीय संघ ने भारत से आने वाले लगभग सभी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ को या तो खत्म करने या बहुत कम करने पर सहमति दी है। इसका सीधा फायदा भारत के टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और आईटी सर्विस सेक्टर को मिलेगा। इसका मतलब साफ है, भारतीय सामान यूरोप में सस्ता होगा, ज्यादा बिकेगा और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। लेकिन यह समझौता एक तरफा नहीं है। भारत ने भी कई यूरोपीय उत्पादों पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति दी है। आने वाले वर्षों में यूरोप से आने वाली कारें, मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वाइन
और कुछ खाद्य उत्पाद भारत में पहले से सस्ते हो सकते हैं। खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में यह एक बड़ी बदलाव है, क्योंकि अब तक भारत यूरोपीय कारों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने इस समझौते में अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करने की कोशिश की है। डेयरी, कुछ कृषि उत्पाद और गरीब किसानों को सीधा प्रभावित करने वाले सेक्टर को पूरी तरह खोलने से भारत ने इनकार किया है। यही वजह है कि यह समझौता अंधा उदारीकरण नहीं, बल्कि नियंत्रित और चरणबद्ध उदारीकरण माना जा रहा है। सेवाओं के क्षेत्र में यह एफटीए भारत के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए यूरोप में अवसर बढ़ने की संभावना है। हालांकि वीजा को लेकर पूरी आजादी नहीं मिली है, लेकिन पहले के मुकाबले नियमों में स्पष्टता और सहूलियत जरूर आई है। अब अगर हम इसके लागू होने में कठिनाइयों की बात करें तो चुनौतियां भी कम नहीं है। यूरोपीय कंपनियां तकनीक और पूंजी में बेहद मजबूत है। भारतीय एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को इसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अगर भारतीय कंपनियां अपनी गुणवत्ता और उत्पादकता नहीं बढ़ाती तो उन्हें नुकसान भी हो सकता है। एक और बड़ा मुद्दा पर्यावरण का है। यूरोपीय यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी सीबीएम अभी भी भारत के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। भले ही एफटीए साइन हो गया हो, लेकिन स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर पर भविष्य में अतिरिक्त लागत का खतरा बना रहेगा। रणनीतिक रूप से देखें तो यह समझौता भारत को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करता है। यूरोप अब अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर निकालना चाहता है और भारत को एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देख रहा है। यह एफटीए भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड नेटवर्क के केंद्र में ला सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि आज साइन होने के बावजूद इसका पूरा असर तुरंत नहीं दिखेगा। यह समझौता अगले 5 से 7 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, यानी कुछ टैरिफ तुरंत कम होंगे और कुछ धीरे धीरे, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका न लगे। कुल मिलाकर भारत यूरोपीय यूनियन एफटीए एक अवसर भी है और एक परीक्षा भी। अवसर इसलिए क्योंकि इससे भारत का निर्यात, निवेश और वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। परीक्षा इसलिए क्योंकि अब भारत को अपने उद्योग, किसानों और एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। अब असली सवाल यह नहीं है कि एफटीए साइन हुआ या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या भारत इस समझौते का फायदा उठाने के लिए तैयार है, या फिर हम सिर्फ बाजार खोलकर विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता आसान बना देंगे। आने वाले कुछ साल इस सवाल का जवाब खुद दे देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय कंपनियां इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा पाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।